नमस्कार और स्वागत है आपका द डीप डाइव में। आज हमारे पास अल्फोंस डॉडेट की एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद असरदार कहानी है, द लास्ट लेसन। हाँ, बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। इसका जो बैकग्राउंड है वो है 1870 का फ्रैंको प्रशियन युद्ध, जिसमें फ्रांस हार गया था और नतीजतन उसके दो इलाके एल्सिस और लोरेन वो जर्मनी के कब्जे में चले गए। और कहानी बस इसी उथल पुथल के बीच एक छोटे से स्कूल के क्लासरूम में सेट है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि जब इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे जंग या किसी देश का नक्शा बदलना, तो उसका असर एक आम इंसान, एक बच्चे की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, और कैसे एक भाषा का छिन जाना सिर्फ कुछ शब्द खो देना नहीं बल्कि अपनी पहचान खो देने जैसा है। चलिए इस कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का जो नैरेटर है वो एक छोटा लड़का है, फ्रांस, और कहानी की सुबह उसके लिए कोई अच्छी सुबह नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो स्कूल के लिए लेट हो गया है और उसे अपने टीचर एम हैमल से डांट पड़ने का डर है। और ऊपर से उसे पार्टिसिपल्स मतलब कृदंत के नियम भी याद नहीं है, जिनका आज टेस्ट होना था। हाँ, तो डबल मुसीबत। तो उसके मन में ख्याल आता है कि स्कूल छोड़ देता हूँ, बंक मार लेता हूँ। बाहर मौसम भी बड़ा अच्छा है, धूप खिली हुई है, पक्षी चहचहा रहे हैं और पास के मैदान में वो प्रशियन सैनिक ड्रिल कर रहे हैं। और यहीं पर मतलब कहानी की पहली परत खुलती है। अच्छा। हाँ, एक तरफ तो प्रकृति की वो मासूमियत और खूबसूरती है और ठीक उसी के बगल में सैनिकों की ड्रिल। ये एक बहुत ही शांत दिखने वाला लेकिन अंदर से तनाव भरा माहौल है। लेखक हमें पहले लाइन से ही बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सही बात है। खैर, फ्रांस किसी तरह खुद को संभालता है और स्कूल की तरफ भागता है। रास्ते में टाउन हॉल के पास जो नोटिस बोर्ड लगा है वहां उसे बहुत भीड़ दिखती है और वो सोचता है कि पिछले 2 सालों से तो यहीं से सारी बुरी खबरें आ रही हैं, जंग हारने की, सेना में भर्ती के आदेश की। अब पता नहीं क्या हो गया। तभी लोहार वॉचर उसे देखकर आवाज लगाता है, कहता है, अरे लड़के, इतनी जल्दी क्या है, तुम आराम से अपने स्कूल पहुंच जाओगे। ये लाइन सुनने में तो एक मजाक लगती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई ताना मार रहा हो। पर असल में ये कहानी का एक बहुत बड़ा संकेत है, एक फोरशैडोइंग जिसे कहते हैं। लोहार को वो पता है जो फ्रांस को नहीं पता, और उसका मतलब मजाक करना नहीं बल्कि एक उदास सच्चाई बताना है कि अब जल्दी करने या देर करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। फ्रांस को तब इसका मतलब समझ नहीं आता। वो भागते भागते स्कूल पहुंचता है और वहां जो देखता है उससे वो हैरान रह जाता है। क्या देखता है वो? स्कूल में एकदम सन्नाटा है। अच्छा। आमतौर पे तो स्कूल शुरू होने के समय इतना शोर होता था कि बाहर सड़क तक आवाज आती थी, डेस्क का खुलना बंद होना, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराना। पर आज सब कुछ रविवार की सुबह जैसा शांत था। ये बहुत अजीब था। सोचिए उस बच्चे के लिए कितना डरावना होगा जो शोर उसे रोज परेशान करता था। आज उसी शोर का न होना उसे डरा रहा है। सही कहा। ये सन्नाटा असल में एक तूफान के आने से पहले की शांति है। वो डरते डरते क्लास के अंदर झांकता है। उसे लगता है कि अब तो जोर की डांट पड़ेगी। लेकिन उसके टीचर एम हैमल उसे देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। वो बहुत नरमी से कहते हैं, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ये तो पहला शौक था। हाँ। फिर जब फ्रांस अपनी सीट पर बैठता है तो उसे एक और अजीब चीज दिखती है। उसके टीचर ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा? जैसे उनका सुंदर सा हरा कोट, झालरदार शर्ट और एक कढ़ाई वाली रेशम की टोपी। ये कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन या प्राइज सेरेमनी में पहनते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब ये तो पार्टी वाले कपड़े हैं। स्कूल के एक आम दिन में ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत जरूरी है। वो कपड़े असल में एक प्रतीक है, एक सिंबल है। एम हैमल उस दिन को एक आम दिन की तरह नहीं देख रहे हैं। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर उस आखिरी पाठ को, अपनी भाषा को और अपने 40 साल के करियर को सम्मान दे रहे हैं। एक तरह से किसी बहुत महत्वपूर्ण अवसर के लिए तैयार होना। बिल्कुल। भले ही वो अवसर दुखद हो, ये शोक मनाने का उनका अपना तरीका है। और हैरानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रांस देखता है कि क्लास में जो पीछे की बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, उन पर आज गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं। गांव के लोग? हाँ, पुराने मेयर, पुराने पोस्टमास्टर और एक बूढ़े हौसर जो अपनी पहली क्लास की पुरानी फटी हुई किताब लेकर आए हैं। सब बहुत चुप और उदास बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ बच्चों का आखिरी पाठ नहीं है, ये उस पूरे गांव, उस पूरे समुदाय का आखिरी पाठ है। वो बुजुर्ग वहां सिर्फ दर्शक बनकर नहीं आए हैं, वो वहां उस चीज को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी में शायद कभी अहमियत नहीं दी।
अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उनका वहाँ होना एक तरह का सामूहिक पछतावा है। और तभी एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और बहुत ही गंभीर आवाज में वो घोषणा करते हैं जो फ्रांस के लिए बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। वो कहते हैं, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेज और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओहो। कल तुम्हारा नया मास्टर आएगा। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। और बस उसी एक पल में फ्रांस को सब कुछ समझ आ गया। सब कुछ जुड़ गया होगा उसके दिमाग में। नोटिस बोर्ड पर भीड़ क्यों थी, लोहार ने क्या कहा था, स्कूल में सन्नाटा क्यों था, टीचर ने खास कपड़े क्यों पहने थे और गांव वाले क्यों आए थे। और उसे अपनी फ्रेंच भाषा न सीखने पर जबरदस्त अफसोस होता है। यहीं पर कहानी का दिल है ना? बिल्कुल। ये इंसानी फितरत की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। हम किसी चीज की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमारी पहुंच से बाहर न हो जाए। हाँ, ये तो है। मनोवैज्ञानिक इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। मतलब कुछ खोने का डर कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जो किताबें फ्रेंड्स को कल तक बोझ लग रही थीं, आज वो उसे पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता। बिल्कुल। उसे लगता है, मेरा आखिरी फ्रेंच पार्ट, और मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता। उसे अपने टीचर के लिए भी अचानक बहुत हमदर्दी महसूस होती है। फिर पार्टिसिपल सुनाने की उसकी बारी आती है और जैसा कि डर था, वो पहले ही शब्द पर अटक जाता है और शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एम हैमिल उसे डांटते नहीं हैं। नहीं, बल्कि वो एक छोटी सी स्पीच देते हैं जो सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, सबके लिए थी। वो कहते हैं, अकेले तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। वो कहते हैं कि अल्सिस की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वो सीखने को हमेशा कल पर टाल देती है। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है। वो टीचर एक लड़के को फेल होने के लिए डांट नहीं रहा, बल्कि वो एक पूरे समाज के आईने में उसकी कमियों को दिखा रहा है। वो माता पिता को दोष देते हैं जो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा खेतों में काम करवाना जरूरी समझते थे। और फिर वो खुद को भी दोष देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि क्या मैंने भी तुम्हें कभी कभी अपने बगीचे में पानी देने नहीं भेजा, या जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। ये ईमानदारी देखना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये तबाही किसी एक दिन में नहीं आई, ये धीरे धीरे आई है, हम सब की छोटी छोटी लापरवाहियों से। इसके बाद वो फ्रेंच भाषा की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे साफ और सबसे तर्क संगत भाषा है। और फिर वो एक ऐसी लाइन कहते हैं जो इस कहानी का मतलब सार है। जब लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं तो ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। वाह! इस लाइन का क्या मतलब है? ये जेल की चाबी कैसे हो सकती है? ये एक शानदार रूपक है। देखिए, भाषा सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं है। अच्छा। भाषा वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हर भाषा में उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, उसके सोचने का तरीका छिपा होता है। जब कोई आप पर कब्जा करता है तो वो सिर्फ आपकी जमीन नहीं छीनता, वो आपकी पहचान छीनना चाहता है। और वो जर्मन भाषा थोपकर यही कर रहे थे। बिल्कुल। तो एम हैमिल कह रहे हैं कि जब तक आपकी अपनी भाषा जिंदा है, आपका अपना सोचने का तरीका जिंदा है, आपकी पहचान जिंदा है, तो आजादी की उम्मीद भी जिंदा है। बिल्कुल। भाषा यहाँ प्रतिरोध का, बगावत का एक हथियार बन जाती है। वो चाबी है जो आपको मानसिक रूप से आजाद रखती है, भले ही आप शारीरिक रूप से गुलाम हो। वाह! उस दिन फ्रांस को सब कुछ बहुत आसानी से समझ आ रहा था। उसे लगा कि शायद उसने पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, या फिर एम हैमिल ने कभी इतने सब्र से पढ़ाया ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो टीचर जाने से पहले अपना सारा ज्ञान एक ही बार में उनके दिमाग में भर देना चाहते हो। फिर लिखने का पार्ट हुआ। एम हैमिल सबके लिए नई कॉपियां लाए थे जिन पर सुंदर लिखावट में लिखा था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। वो कॉपियां क्लास में छोटे छोटे झंडों की तरह लग रही थीं। पूरी क्लास में सिर्फ कागज पर कलम चलने की आवाज आ रही थी। एकदम खामोशी। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये काम में डूबे होने की खामोशी है। हर कोई बच्चा हो या बूढ़ा उस आखिरी मौके पर अपनी भाषा को, अपनी पहचान को कागज पर उतार लेना चाहता है। और इसी खामोशी के बीच फ्रांस छत पर कबूतरों को गुटरगू करते सुनता है और वो अपने आप से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछता है, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? ये सवाल कहानी का सबसे मार्मिक और गहरा सवाल है। हाँ, जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी थी तो ये लाइन मेरे मन में अटक गई थी।
एक बच्चा अपनी मासूमियत में उस जुल्म की बेतुकी हद को उजागर कर देता है। वो पूछ रहा है कि क्या तुम प्रकृति को भी बदल सकते हो? क्या तुम पक्षियों के गाने का तरीका बदल सकते हो? बिल्कुल। ये सवाल दिखाता है कि किसी पर कोई संस्कृति थोपना कितना अप्राकृतिक है। ये एक बच्चे का सवाल नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का सवाल है कि दमन की सीमा क्या है। इस बीच एम हैमिल अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे क्लास को देख रहे थे। एक एक चीज को मानो सब कुछ अपनी यादों में कैद कर लेना चाहते हों। 40 साल से वो उसी स्कूल में थे। 40 साल बहुत लंबा समय है। सामने उनका बगीचा, उनकी क्लास, सब कुछ वैसा ही था, बस डेस्क घिस गए थे और बगीचे के पेड़ लंबे हो गए थे। और ऊपर वाले कमरे से उनकी बहन के सामान पैक करने की आवाज आ रही थी। उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। ये सब सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। ये एक इंसान की पूरी जिंदगी का सार है जो उससे छीना जा रहा है। सिर्फ नौकरी नहीं, सिर्फ घर नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा जीवन। और फिर अंत आता है। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और उसी पल ड्रिल से लौट रहे प्रशियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज खिड़की से आती है। सब कुछ खत्म होने का संकेत। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। फ्रांस कहता है कि मैंने उन्हें कभी इतना लंबा महसूस नहीं किया था। वो कुछ कहना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन उनका गला रुंध जाता है। वो बोल नहीं पाते। भावनाएं शब्दों पर हावी हो जाती है। जो आदमी भाषा का शिक्षक था, आखिरी समय में उसी के पास शब्द नहीं बचते। हाँ, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा लिख सकते थे लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और बस वो दीवार के सहारे सिर टिकाकर खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ बोले हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, वो लिखकर क्यों चले गए? क्योंकि कुछ बातें शब्दों से बड़ी होती हैं। उस पल में अगर वो कुछ बोलते तो शायद वो टूट जाते, रो पड़ते। सही बात है। उनका वो आखिरी एक्शन, ब्लैक बोर्ड पर वो 2 शब्द लिखना, उनके बोले गए किसी भी भाषण से ज्यादा शक्तिशाली था। वो सिर्फ फ्रांस जिंदाबाद नहीं लिख रहे थे, वो अपनी अटूट निष्ठा, अपनी बगावत और अपने गहरे दुख का एक मौन ऐलान कर रहे थे। वो एक ऐसा पाठ था जो उन्होंने लिखकर पढ़ाया, बोलकर नहीं। और शायद वही उनका सबसे यादगार पाठ बन गया। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक भाषा के पाठ के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन चीजों की कीमत समझने के बारे में है जिन्हें हम रोज देखते हैं पर कभी सराहते नहीं। ये पछतावे, पहचान और उम्मीद की कहानी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ 1870 के फ्रांस की कहानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें उन चीजों को संजोना चाहिए जो हमारी पहचान बनाती हैं, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं, हमारे रिश्ते, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वो हमसे छिन जाए। सही। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है। जरूर। इस कहानी में एक बाहरी ताकत आकर एक भाषा को खत्म कर रही है, जो एक बहुत सीधा और हिंसक बदलाव है। हाँ। लेकिन आज के दौर के बारे में सोचें, जब ग्लोबलाइजेशन की वजह से या बस हमारी अपनी अनदेखी की वजह से कई भाषाएं, बोलियां और संस्कृतियां धीरे धीरे बिना किसी शोर के फीकी पड़ती जा रही हैं। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। तो सवाल यह है कि वो कौन सा आखिरी पाठ है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में, अपने समाज में आज नजरअंदाज कर रहे हैं, और क्या हमें उसका एहसास तभी होगा जब घड़ी में 12 बज चुके होंगे?